एक ऐसी कलम जो भारत से कदम ताल मिलाती है। भारत हंसता है तो हंसती है, भारत गाता है तो गाती है, भारत दर्द में होता है तो चीखती है। इस कलम को अगर सदी की वीर रस की सबसे सशक्त कलम कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, ये कलम है ओजस्वी राष्ट्र प्रहरी डॉक्टर हरिओम पंवार जी की। एक ऐसी बुलंद आवाज जिसमें हरि भी है और ओम भी है। पंवार की इस आवाज में पावर भी है। एक ऐसी आवाज जिसने गरीबों, शोषितों, मजदूरों को गाया। एक ऐसी आवाज जिसने आतंक के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। एक ऐसी आवाज जिसने घोटालों को उजागर किया। एक ऐसी आवाज जिसने कारगिल युद्ध में उन माओं, उन बहनों, उन पत्नियों के दर्द को गाया जिन्होंने अपने बेटों को, अपने पति को, अपने भाइयों को खोया है। एक ऐसी आवाज जिसने देश के हर ज्वलंत मुद्दे पर अपनी कलम चलाई। आजादी के 75वें सालगिरह के इस मौके पर आप इंडिया न्यूज के साथ हैं। मैं सोनल दहिया आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और जाहिर तौर पर हमारे दर्शकों के लिए भी ये बहुत ही रोमांचित कर देने वाला क्षण है। प्रणाम सोनल जी, प्रणाम। मैं इंडिया न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभारी हूं कि इस कोरोना काल के इस संत्रास के बाद और इस कोहराम जैसी और संत्रास जैसा जीवन लगभग 15 महीने मैंने भी कैद जैसा जीवन घर में बंद रह के जिया है। पूरे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं, कभी सम्मेलन हुए नहीं हैं और इंडिया न्यूज़ चैनल ने आज मुझे अवसर दिया है अपने श्रोताओं तक पहुंचाने का। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। पंवार साहब, एक परिचय तो आपकी कविताओं से निकल कर आता है, लेकिन एक परिचय ऐसा है जो आप अपनी कविताओं में अपना परिचय देते हैं। मैं चाहती हूं कि हम शो की शुरुआत उस परिचय से करें जो आप अपनी कविता में अपनाते हैं। मेरी मान्यता रही है हमेशा और मैं एक ही लगभग इस दृष्टिकोण को सामने रख के कविताएं लिखता रहा। मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में। मेरी मान्यता भी है, मेरा दृष्टिकोण भी है और मैं इस पर अमल भी करने की कोशिश भी करता हूँ और कभी कभी हिम्मत भी करता हूँ। मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप शिखा हूँ अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन कर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। जी हाँ, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देखिए, बात यहाँ पर आज़ादी के जश्न की हो रही है और पंवार साहब की कविताओं के बगैर आज़ादी का जश्न अधूरा सा लगता है। जब बात संविधान की होती है, जब बात लाल किले की होती है, तो आपकी कविता बहुत लाजमी हो जाता है सुनना। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगाज उसी कविता के साथ आ जाए। अवश्य अवश्य अवश्य, मुझे भी ये कविता पसंद है। इस वर्ष तो केवल आज़ादी का जश्न नहीं, भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हो रहा है। हम 75वें वर्ष में जा रहे हैं आज़ादी के। किसी भी मुल्क के लिए लोकतंत्र के 75 वर्ष हालांकि बड़ी अवधि नहीं होती, लेकिन कम भी नहीं होती। और मेरी पूरी कविता में भारत के संविधान का वो बयान है जो मुझे सपने में संविधान ने बोला। इसमें हरिओम पंवार नहीं बोलता, भारत का संविधान बोलता है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आज़ादी का विजय पर्व हूँ, पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरे वादे समता के हैं, मेरे वादे समता के हैं, मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ। संसद में 100 बार मरा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ।
मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आज़ादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहाँ से कविता प्रारंभ होती है। ठीक से कविता का यहाँ से प्रारंभ होता है। समझिए संविधान क्या कहना चाहता है और हमने संविधान के आंसुओं को किन संदर्भों में समझने और स्वीकारने की कोशिश की है। सबको भाषण की आज़ादी, कोई भी बन जाओ गांधी, लेकिन तुमने अधिकारों का 135 करोड़ से संबोधन है भारत के संविधान का, लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है, जैसे सीता हरण किया है, जैसे सीता हरण किया है। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी, मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी, मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी, मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। सत्ता भी थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली, शांति व्यवस्था हास्य हुई है, विस्फोटों का भाष्य हुई है, आज व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है, पूरे कांप रहे यादों से, राजा डरता है प्यादों से, गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है, क्या आपराधिक चलन हुआ है, क्या आपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। कविता की बहुत संवेदनशील ये पंक्ति पढ़ता हूं जी, बहुत संवेदनशील। मेरा भी अपहरण हुआ है, मैं भारत का संविधान हूं, मैं चोटिल हूं, छत विक्षत हूं, और कितना रोए संविधान, मैं चोटिल हूं, छत विक्षत हूं, मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है, जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, अपनी नब्ज टटोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। मेरे बदकिस्मत और गंभीर हों, मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं, हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है, मैं दंगों से जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ, मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है, माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है, मेरा गलत अर्थ करते हो। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मैंने एक पंक्ति मेरे मस्तिष्क में आई थी, उस एक पंक्ति पर मैंने पूरी कविता की आत्मा खड़ी की है। मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो, खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो, मुझ में खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है ऐसा मुझ में कहाँ लिखा है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर, मेरे दिल पर क्या बीती है जिसमें संप्रभुता जीती है, जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है, जनता मौन साध बैठी है, सत्ता हाथ बांध बैठी है, चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भय का डंक गड़ा है, कोई खिड़की नहीं बोलता, कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं, संसद से सड़कों तक चीर हरण जैसा होता है, मेरा सड़कों से संसद तक चीर हरण जैसा होता है, चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है, मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है, वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला है, जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, ऐसा ताज बना बैठा हूँ, मैं संसदीय हंगामों का अब मोहताज बना बैठा हूँ, मैं संसदीय हंगामों का अब मोहताज बना बैठा हूँ। बहुत ही शानदार। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं,
समापन करता हूं कविता का। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पिता में पड़े हुए हैं। मुझको धृष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है, पट्टी बांधे मां गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चांटे। वाह। छोटे कद के अवतारों ने, छोटे कद के अवतारों ने मुझको बौना समझ लिया है, अपनी अपनी खुद गर्जी के लिए खिलौना समझ लिया है। मुझे अपनी अपनी खुद गर्जी के लिए खिलौना समझ लिया है। मैं लोह में लथपथ होकर, मैं लोह में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ। शायद नया खून जागेगा, इसीलिए मैं खोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से। तो सुना आपने पवार साहब को, पीड़ा जिसका साम्राज्य है ऐसा राजमहल हूं मैं, पीड़ा जिसका साम्राज्य है ऐसा राजमहल हूं मैं, जिसके अंदर लाश दफन है ऐसा ताजमहल हूं मैं। कहीं ना कहीं सुनकर पवार साहब को आप, कविताएं तो मैंने कभी पढ़ी नहीं मंचों पर, तुमने ये बिल्कुल तो पवार साहब आपकी एक एक पंक्ति हमें याद है और कहीं ना कहीं देश जिंदा हो उठता है आपकी पंक्तियों में। अगर हम आगे बढ़ाएं इस कारवां को तो हम कारगिल युद्ध की बात कर लेते हैं। कारगिल युद्ध एक ऐसी कविता पवार साहब जिसे गाकर मैं खुद बड़ी हुई हूँ, और ऐसा कोई मंच नहीं रहा होगा जहां पर ये कविता विश्व भर में गूंजी ना हो। ये मेरे लिए बहुत रोमांचक है ये सुनना ही। सोनल बिटिया से ये सुन लेना कि वो बहुत छोटी उम्र से उन्होंने मुझे गाना शुरू किया। मैंने उनकी नीरज जी का एक बहुत श्रेष्ठ गीत उनकी आवाज़ में सुना था, तो मैं जानता नहीं था सोनल जी को। मेरे मन में ये आया था कि सोनल जी इतना अच्छा गा रही हैं, लेकिन क्योंकि नीरज जी बहुत बड़े नाम हैं, हमारे बहुत बड़े कवि हैं, तो शायद उन्होंने उनको ही गाया होगा। तो मेरा मन करता था, मैं आज बता रहा हूँ आपसे, पहले मैंने बिटिया से कभी नहीं कहा कि किसी दिन मेरी भी कोई कविता सोनल गाएं अपने इस सुरीली आवाज़ में, मीठी आवाज़ में, लेकिन ये सौभाग्य मुझे मिला। करगिल पर एक ऐसी कविता सुनाता हूँ जो शहीदों को समर्पित है। बिल्कुल पवार साहब, जब भी आप कारगिल युद्ध की बात करते हैं तो कारगिल युद्ध कविता को जब पवार साहब पढ़ते हैं तो उसको कहीं ना कहीं दो टुकड़ों में पढ़ते हैं। एक टुकड़ा वो जो देश के शहीदों के नाम है, और एक टुकड़ा वो जो देश के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं उनके नाम है। तो हम चाहते हैं कि वो दोनों ही टुकड़े दोनों टुकड़े मैं आपको सुनाता हूँ। दो हिस्सों में है। एक तो शहीद जो आज़ादी लाने के लिए चले गए, हो गए, शहीद हो गए, आज़ादी लाने के लिए हवन किया उन्होंने अपना जीवन, और दूसरे जो आज़ादी के बाद भारत की रक्षा के लिए। मैं एक वाक्य बोलता हूँ आजकल, और मैं इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज फिर बोलना चाहता हूँ। मैंने देवता नहीं देखे। भगवान राम हमारे देवता हैं, भगवान कृष्ण हमारे देवता हैं। हमारे देश में तो सनातन धर्म का हिंदू मैं भी हूँ, और मैं मानता हूँ कि हमारी मान्यता है कि हमारे अपने रक्षक हमारे देवता हैं, होते ही होंगे, होंगे ही, और मैं भी मानता हूँ। लेकिन मैंने देखे नहीं हैं, मैंने देखे नहीं है। मैंने जो देवता देखे हैं ये वो देवता हैं जो फौज की वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं, जिनके कारण हम सुरक्षित हैं, जिनके कारण हम आज सब आज़ाद हैं, जिनके कारण हम अपने देश में उत्सव मना रहे हैं, जिनके कारण ये टेलीविजन के प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनके कारण 15 अगस्त का उत्सव में पूरा देश झूमेगा, पूरा देश उत्सव मनाएगा, जिन देवताओं के कारण ये दिन है। मैं एक वाक्य और बोलता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने कहीं सुना, किसका है मुझे पता नहीं, किसके मुंह से निकला, लेकिन मैंने किसी चैनल पर किसी को सुनते हुए कि तिरंगा हवा से नहीं लहरता, तिरंगा फौजियों की सांसों से लहरता है। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। हमसे कोई पूछता है कि कहाँ है वो, मैं बता रहा हूं वो कहाँ है। और हिंदुस्तान की राजनीति के खराब लोग बासी अखबारों की वस्तु हैं, इसके सिवा वो कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है, जिनकी निष्ठा और समर्पण देश के प्रति नहीं है, फिर भी राजनीति करते हैं, उनकी जगह केवल कल के बासी अखबारों में है। लेकिन उन शहीदों का स्थान कहाँ है, मैं बताता हूं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबा पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए। मैं उनकी पीड़ा की खातिर, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में। और एक करगिल के शहीदों के लिए हिस्सा है, सोनल जी को बहुत पसंद भी है और कई बार भी उन्होंने इसकी मुझसे फरमाइश भी की है। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल को ये एहसास जिए आप सब श्रोता इंडिया न्यूज़ के चैनल्स के, इंडिया न्यूज़ चैनल के सब श्रोताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि जो मैं एहसास गाने जा रहा हूं उसको एक पल जीने की कोशिश करना। एक पल, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी। और मेरे जीवन की अगर मुझे संवेदना लिखने के लिए कोई कहे तो मैं मेरा पूरे जीवन की सर्वाधिक एक मेरे लिहाज से ऐसी 2 पंक्तियां जो संवेदनाओं में इससे अधिक मैंने कुछ अच्छा लिखा नहीं है। और 2 भी नहीं है, एक ही पंक्ति जी। इन 2 में भी एक पंक्ति। और सोनल बिटिया, मैं इस चैनल पर यह कहने का साहस कर रहा हूं कि मैं आज भी एक पंक्ति का कवि हूं। मैंने एक पंक्ति अच्छी लिखी है, बस पढ़ रहा हूं मैं उस पंक्ति को। मुझे आशीष दे जनता, और मैं ऐसी एक पंक्ति और लिख लूं तो मैं घोषणा करूं कि मैं कवि हो गया हूं। मैं अभी अपने को एक पंक्ति का कवि मानता हूं। ये बड़प्पन है पवार साहब। मैं फिर दोहराता हूं, मैंने इस एक पंक्ति को लिखकर मुझे लगा था कि हाँ, मैं शायद अच्छी कविताएं लिख सकता हूं। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। वाह। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़ते होंगे सीमा के हमारे बेटे।
जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीदों का, कुछ पंक्तियां और जोड़ी हैं मैंने इसमें। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार। अंतिम 4 पंक्तियां, और अंतिम पंक्ति मैंने बहुत गुस्से में लिखी थी राजनीतिज्ञ लोगों के लिए। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने। बहुत शानदार पवार साहब, आपकी साहित्यिक यात्रा में एक बहुत ही अहम कविता है, कश्मीर घाटी के दिल की धड़कन। आप पिछले 29 साल से उस कविता को गा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपने खुद कहा ये कि उस कविता को आपने संसद में मरते देखा है। क्या लगता है मकाम मिल गया कविता को? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ दिन के लिए मौन कर दिया गया, और आपको आश्चर्य होगा, मैं आपके चैनल पर ये घोषणा कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी से मेरी जब मुलाकात हुई थी शुरू में, जब प्रधानमंत्री बने, तो मुझसे उन्होंने कहा कविराज अब क्या लिखोगे? मैंने कहा जी जो लिखता हूँ वही लिखूंगा। बोले मैं कोशिश करूंगा कि आप सरकार के विरुद्ध कुछ भी ना लिख पाए। मैंने कहा जी मैं आपको सैल्यूट करूंगा। तो वो तो एक अलग मुद्दा है कि ऐसा हुआ कि नहीं, लेकिन कुछ दिन के लिए तो उन्होंने ऐसा कुछ किया ही कि। अच्छा पवार साहब, इसी बीच देखिए, ये आपने जिक्र यहाँ चलाया है तो एक बहुत ही रोचक किस्सा है आपका और वाजपेयी साहब का। जी, बड़े मधुर रिश्ते आप लोगों के रहे, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं आपने लिखा उस वक्त सरकार के खिलाफ। आपने खुलकर कहा कि वाजपेयी जी आपके खिलाफ लिखा इस पुस्तक में, और इस पुस्तक का विमोचन मैं आपसे नहीं करवा सकता। तो जरा हमारे दर्शकों को उस दौर का वो किस्सा जरूर सुनाइए। प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन पर 25 दिसंबर को कवि सम्मेलन कराया करते थे, मैं जाता था उसमें। एक बार मैंने अपनी पुस्तक जब उनको भेंट की तो उन्होंने नाराजगी जताई कि तूने अच्छा पुस्तक भी छपवा ली और इसका विमोचन किससे कराया? मैंने कहा जी आपसे नहीं कराया जी। मैंने विमोचन ही नहीं कराया, क्योंकि इसमें आपके सरकार के 2 फैसलों के खिलाफ बहुत कड़वी कविताएं हैं जी। इसलिए मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता था। मैं जानता हूं मैं आपसे आकर जिद करता मेरी पुस्तक का विमोचन करो, आप बिना पढ़े कर देते। और मैं आज फिर आपके चैनल पर भी कहता हूं, मैंने जीवन में राजनीति में एक ही व्यक्ति के पैर छुए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उनके पैर छू के कभी कभी एहसास होता था कि हमने कोई छोटा मोटा तीर्थ कर लिया है। लेकिन मैं कह चुका हूं, मैं मानता हूं, आज भी सोचता हूं कि कविताएं कभी भी किसी भी काल में सरकारों का समर्थन नहीं हुई। कविताएं जब भी सरकारों का समर्थन करती हैं, या तो कविताएं मरती हैं या सरकार गिरती हैं। सरकारों का यह काम है कि वो देश को सुंदर बनाएं, साहित्यकारों का यह काम है कि वो इंसानियत को सुंदर बनाएं। देश को सुंदर सरकार बनाएगी और देश के आदमी को महत्वपूर्ण आदमियत सिखाने का काम साहित्य करेगा, अदब करेगा, चाहे हिंदी का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे किसी क्षेत्रीय भाषा का हो, कहीं की भी स्थानीय भाषा का। बिल्कुल, शायद इसीलिए पवार साहब आप लिखते हैं, मैं दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा। वो पंक्तियां पढ़ता हूँ, मेरी लगभग कविताओं का आधार ये होता है, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं,
पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं दरबारों के पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, दरबारों वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं। सत्ता के गलियारों से भी जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ। भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, लाल किले तक पगडंडी से लांग किले तक जाता हूँ। झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। तो ये मेरी मानता, मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार बहुत अच्छी भी हो तो कमी ना कमी तो वहां भी होती है जी। कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि सरकार में कहीं कोई कमी है जी। तो कवि, साहित्यकार, कलम, लेखक, अदब, ये हमारे साहित्य के, हमारे सरकारों के प्रयासों के संशोधन हैं। हम सरकारी प्रयासों के संशोधन हैं। अब उसको कोई आलोचना समझ ले, कोई विरोध समझ ले, कोई ये समझ ले। तो पंवार साहब के साथ बातचीत का, उनकी कविताओं का ये कारवां हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज़ादी के जश्न के इस मौके पर आज हमारी ये खास पेशकश आप डॉक्टर हरिओम पंवार जी के साथ देख रहे हैं। इस पेशकश को आगे बढ़ाते हैं। पंवार साहब देखिए, बहुत जो भी लोग आपको इस वक्त पर सुन रहे हैं, उनके मन में एक जहन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि कैसे एक कवि ने इतनी लंबी यात्रा, वो भी एक निष्पक्षता के साथ तय की है। चूंकि एक किस्सा भी मैं आपका सुन रही थी, पिछले कुछ दिनों एक वीडियो सामने आया था जिसमें रामलीला का एक किस्सा था। आप उसमें बता रहे थे कि उसमें जो विपक्षी नेता सोनिया गांधी भी आई हुई थी और वाजपेयी साहब भी वहां पर थे और आपको कहा गया कि आपको किसी को नाराज नहीं करना। मुझे ये भी मेरा एक बहुत रोचक संस्मरण है जी। दिल्ली में जो ये लाल किले के सामने एक रामलीला होती है और उसमें अब तो परंपरा कोरोना के कारण 2 साल से बंद है। ये परंपरा होती है कि जो देश का प्रधानमंत्री होता है और जो लीडर अपोजिशन होता है जी। वो दोनों बुलाए जाते हैं और वहां कोई कवि कभी नहीं बुलाया गया। पहली बार, एक बार जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, मुझे बुलाया और आदरणीय सोनिया जी लीडर अपोजिशन थी, उनको बुलाया और मुझे बुलाया और मुझसे कहा गया आप कविता सुनाएंगे। अंतर्द्वंद में था कि मैं क्या पढ़ूं। जो ये अवसर ऐसा है, ये एक भारतीय सांस्कृतिक ऐसी धरोहर बन रही है, भारतीय संस्कृति का ऐसा पृष्ठ है ये, जहां भारत का लोकतंत्र सम्मानित हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री और लीडर अपोजिशन दोनों हैं किसी कार्यक्रम में। तो वहाँ मैंने राम पर कविता पढ़ी, राम पर। तो मुझे लगा कि मेरा कविता का चुनाव ठीक है। और मुझे शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी उन दिनों दिल्ली की, उन्होंने मुझे बुला के सोनिया जी से मिलवाया। तो मैंने प्रणाम किया उनको। तो सोनिया जी ने अपनी, जैसी वो हिंदी बोलती है, उसमें कहा कि मुझको शीला जी ने हिंदी ट्रांसलेट करके ठीक से बताया, मतलब जहाँ। तो शीला जी ने कहा मैंने आपकी कविता पूरी समझाने की कोशिश की उनको कि मेरी किसी बात कहने का क्या अर्थ है। तो मुझे लगा कि कोई एक कवि की बात अगर वहाँ तक पहुँचती है तो ये, मैंने कहा ना कि हम लोग तो सरकारी प्रयासों के संशोधन हैं और हमारी भूमिका संशोधनों की होनी चाहिए। पंवार साहब, राम पर आपकी कविता है जी बेटा, आध्यात्मिक तौर पर बहुत ही परिपक्व कविता और कहें कि सौहार्द से भरपूर कविता, जिस एहसास से जितनी बार भी गुजरते हैं वो कम लगता है। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप राम मंदिर पर जो कविता आपने लिखी थी, और राम मंदिर पर आप क्या राय रखते हैं, क्योंकि अब राम मंदिर बनने वाला है, क्या कहेंगे पंवार साहब? अच्छी बात है, हमारे आस्था के केंद्र, आस्था का केंद्र कोई भी बन रहा है तो ये, इसमें तो मैं इसका विरोध कैसे कोई कर सकता है? किसी को भी करना नहीं चाहिए। लेकिन इसके लिए इतना लंबा संघर्ष इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये संसाधन देश के किसी और तरफ लगाए जा सकते थे। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। मैंने कविता लिखी थी, उसका कुछ हिस्सा जितना मुझे याद आएगा मैं सुनाता हूँ।
डोली दुल्हन कहारों में, सूरज चंदा तारों में, घाटी और पठारों में, लहरों और किनारों में, गांव गली गलियारों में, दिल्ली के दरबारों में, टीवी में अखबारों में, भाषण कविता नारों में, धीरे धीरे भोली जनता है बलिहारी मजहब की, ऐसा ना हो मुल्क जला दे ये चिंगारी मजहब की, ऐसा ना हो मुल्क जला दे ये चिंगारी मजहब की। मैं होता हूँ बेटा एक किसानी का, झोपड़ियों में पाला दादी नानी का, मेरी ताकत केवल मेरी जुबान है, मेरी कविता घायल हिंदुस्तान है। मंदिर मस्जिद मुझको बहुत डराते हैं, ईद दिवाली भी डर डर करवाते हैं, पर मेरे कर में है प्याला हाला का, मैं वंशज हूँ दिनकर और निराला का। मैं बोलूंगा चाकू और त्रिशूलों पर बोलूंगा मंदिर मस्जिद की भूलों पर, मैं बोलूंगा चाकू और त्रिशूलों पर, मंदिर मस्जिद की बोलूंगा मंदिर मस्जिद की भूलों पर। बाबर हमलावर था मन में गढ़ लेना, इतिहासों में लिखा है ये पढ़ लेना, जो तुलना करते हैं बाबर राम की, उनकी बुद्धि होगी किसी गुलाम की। राम हमारे गौरव के प्रतिमान है, राम हमारे भारत की पहचान है, राम हमारी पूजा है अरमान है, राम हमारे अंतर मन के प्राण है, राम हमारे घट घट के भगवान है। मंदिर मस्जिद पूजा के सामान है, मंदिर मस्जिद पूजा के सामान है। राम दवा है रोग नहीं है जगवालो, राम दवा है रोग नहीं है जगवालो। राम त्याग है, राम त्याग है भोग नहीं है जगवालो, राम दया है क्रोध नहीं है जगवालो, राम सत्य है शोध नहीं है जगवालो। राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, नाम हुआ है नाम लोक हितकारी का। रावण से लड़ने वाली खुददारी का, दर्पण के आगे आओ अपने मन को समझाओ, खुद को खुदा नहीं आंको अपने दामन में झांको। याद करो इतिहासों को 47 की लाशों को, जब भारत के टुकड़े कर गई थी गद्दारी मजहब की, ऐसा ना हो मुल्क जला दे ये चिंगारी। आग कहाँ लगती है ये किसको गम है, आंखों में कुर्सी हाथों में परचम है। मर्यादा आ गई चिता के कंडों पर, कूचे कूचे राम टंगे हैं झंडों पर। सोचे कुचे राम संत हुए नीलाम चुनावी हट्टी में, पीर फकीर जले मजहब की भट्टी में। कोई भेद नहीं साधु पाखंडी में, सब नंगे हो गए वोटों की मंडी में, सब नंगे हो गए वोटों की मंडी में। निर्वाचन निर्भर हो गए हथकंडों पर, है फतवों का भार इमामों पंडों पर। जो सबको भा जाए अबीर नहीं मिलता, ऐसा कोई संत कबीर नहीं मिलता, जिनके माथे पर मजहब का लेखा है, हमने उनको शहर जलाते देखा है। जब पूजा के घर में दंगा होता है, गीत गजल छंदों का मौसम रोता है, मीर निराला दिनकर मीरा रोते हैं, घायल तुलसी जिगर कबीरा रोते हैं। लिखते लिखते कागज काले पड़ते हैं, पढ़ते पढ़ते दिल में छाले पड़ते हैं। अंतिम पंक्तियां पढ़ने की और कोशिश करता हूँ। बेटिया ने तो मेरी पुरानी कविता याद ही करा दी। राम नहीं है नारा बस विश्वास है। अगर कोई ये कहता हो कि मैं राम से मिलके आया हूं, तो वो कुछ और हो ना हो झूठा जरूर है। राम नहीं है नारा बस विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों के, सन्यासी साधु संतों या पंडों के। राम नहीं मिलते ईंटों में गारा में, राम मिले निर्धन की आंसू धारा में। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं में, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव में। राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में। राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले ममता की मां कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले ममता की मां कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। या तो राम का दुनिया को संदेश दो, राम को देना है तो राम का देश दो। मैं भी एक सौगंध राम की खाता हूँ, मैं भी गंगा जल की कसम उठाता हूँ। मेरी भारत माँ मुझको वरदान है, मेरी पूजा है मेरा अरमान है। मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। मेरा राम तो मेरा हिंदू। तो परमार साहब एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने देश के हर ज्वलंत मुद्दे पर अपनी कलम चलाई है,
लेकिन आज के समय में बहुत से लोगों को नाराजगी है पमार साहब से कि पमार साहब किसान आंदोलन पर क्यों नहीं बोल रहे। लेकिन आज पमार साहब से हम ये सवाल जरूर करेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर उनकी राय क्या है और आखिर लोग उनसे नाराज क्यों हैं, उसका जवाब पमार साहब ही देंगे। मुझे लगभग 8 से 10 फोन रोज इस तरह के आते हैं कि आप किसान के बेटे हैं, किसान के समर्थन में रहते थे, किसानों के समर्थन में कविताएं लिखी हैं, आप किसानों के समर्थन में क्यों नहीं आए, आपको वहां धरने पर क्यों नहीं दिखाई दिए आप। लेकिन आज बोलता हूं, चैनल पर बोलता हूं, सरकार ये बताने में कामयाब नहीं है कि कानूनों में अच्छा क्या क्या है। विपक्ष ये बता ही नहीं सका कि इनमें बुरा क्या है। और किसान को अपना अच्छा बुरा पता होता तो ये दिन देखने को क्यों मिलते। पवार साहब, मंच पर बहुत से कवि अब ऐसे आ गए हैं जो कहीं ना कहीं मनोरंजन का पुट ज्यादा रखते हैं। मंचीय कवियों के बारे में आपकी क्या राय है? जो हास्य का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है काव्य में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। मैं जब भी देश में कहीं जाता हूं तो अक्सर जब भी कोई मित्र पत्रकार या कोई मिलने आते हैं तो ये सवाल अक्सर पूछते हैं। आप तो बहुत सभ्य भाषा में पूछ रही हैं, वरना वो पत्रकार सीधे सीधे आके बोलते हैं कि साहब मंचों का स्तर बहुत गिर गया है, मंचों पर चुटकुलेबाजी हो गई है, मंचों का कोई अब जनता अच्छा इसको सुनना नहीं चाहती। ये अक्सर मेरा एक जवाब है और मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार ये मेरा जवाब इस चैनल के माध्यम से, आपके इंडिया चैनल के माध्यम से देश तक जाएगा। आप इसके प्रति बहुत बहुत चिंतित मत होइए। मैं इसका कारण बताता हूँ और इसका कारण आपके चैनल के माध्यम से जाए। ये एक बोतल पानी है, जब तक ये बोतल पानी बोतल में है तो इसकी गहराई कितनी है? 8 इंच 6 इंच। ये पानी अगर इस बोतल में है तो इसकी गहराई 6 इंच है, 8 इंच है। इस पानी को मैं फर्श पर डाल दूं, कितनी जगह में फैल जाएगा? काफ़ी जगह में, लगभग आधा कमरा इस पानी में घिर जाएगा। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी विचार, कोई भी सिद्धांत जब गहराई खोता है, विस्तार पाता है तो गहराई खोता है। बहुत बड़ी बात कही है पमार साहब आपने, बहुत बड़ी बात। कवि सम्मेलनों ने जब विस्तार पाया, मरण पे कब सम्मेलन, जीने पे कब सम्मेलन, शादी में कब सम्मेलन, मुंडन में कब सम्मेलन, बच्चा हुआ है कब सम्मेलन, नेता जीत गया कब सम्मेलन, नेता हार गया कब सम्मेलन। किसी भी चीज जब बहुत विस्तार की ओर जाती है, गहराई खोती हुई चली जाती है। उसी तरह से कवि सम्मेलनों के बहुत विस्तार ने कविता की गहराई कम की, लेकिन गहराई की कविताएं कम नहीं हुई। लेकिन पमार साहब देखिए, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। बहुत से लोग, बहुत से नए कवि भी आपको जरूर सुन रहे होंगे जी। मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि इतनी सरल भाषा में कैसे इतना अच्छा और इतना बड़ा साहित्य गढ़ दिया। ऐसे तो मैं जब कविताएं मैंने लिखनी शुरू की तो क्योंकि मैं आंदोलन से आया था जी, तो मैं गांव का हूँ, झोपड़ी का बेटा हूँ, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं अगर गांव जाऊं और मेरी माँ मुझसे कह दे बेटा तू क्या सुनाता फिरता है, जी, हमें भी सुना, जी, तो उनके समझ में आना चाहिए। मेरा कहना यह है, मैं सहज बात, आम आदमी के दिल का एहसास जो आम आदमी तक पहुंच जाए, जी, वो मेरी कोशिश है। अगर कोई आंदोलन चलता है कि ये कविताएं नहीं है तो मैं मान लेता हूं नहीं है, मैं ही मान लेता हूं, मैं ही मान लेता हूं। इसलिए मैंने एक गुस्से में कविता लिखी थी, हाँ हुजूर मैं चीख रहा हूं, हाँ हुजूर मैं चिल्लाता हूं, क्योंकि मैं भूखी अंतड़ियों की पीड़ा आंसू गाता हूं। मेरा कोई गीत नहीं है किसी रूपसी के गालों पर, मैंने केवल छंद लिखे हैं, मैंने केवल छंद लिखे हैं नंगे पैरों के छालों पर। मैंने सदा सुनी है सिसकी मौन चांदनी की रातों में, छप्पर को मरते देखा है रिमझिम रिमझिम बरसातों में। बहुत से लोगों के जहन में एक और सवाल जरूर उठता है जब भी आपको मंच पर सुनते हैं। इतने सालों से तो मैं देख रही हूँ, जो आवाज में कड़क और खनक कभी मैं बचपन में सुनती थी, आज भी वही है। इसका राज क्या है पमार साहब? इसका तो राज में देखिए, मैं हो सकता है किसी का गला खराब उम्र के साथ हो जाता हो। एक तो मेरे जीवन में कोई भी व्यसन नहीं है, कोई भी व्यसन नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, मेरी आयु 70 साल हो गई, मुझे पान का टेस्ट नहीं पता, पान कैसा होता है। और ऐसे अपने मित्रों के साथ रहता हूं जो एक विशेष द्रव्य के साथ बहुत दोस्ती रखते हैं। मैंने कभी सूंघा भी नहीं है, सूंघा भी नहीं। गले के बारे में हमें किसी ने बताया था कि गले के 2 रास्ते हैं,
या तो इतनी सावधानियां हैं, इतनी सावधानियां हैं, ये मत खाओ, खट्टा मत खाओ, अचार मत खाओ, चटनी मत खाओ, ये मत खाओ, ठंडा पानी मत पियो, आइसक्रीम, उनका पालन करो या इसको रफ टफ बनाओ, कोई भी चीज इसको नुकसान पहुंचा ही ना पाए, सब खाओ सब। तो मैंने गले को रफ टफ तो बनाया, ठंडा पानी भी पी लिया, बर्फ भी, आइसक्रीम भी खा ली, ये सब कर लिया, चटनी भी खाई, अचार भी खाता हूँ, चटनी भी खाता, सब खाता। बाकी और कोई इसके पीछे रहस्य जैसा नहीं है। देखिए पमार साहब, जब आपका जिक्र होता है, देश की कविताओं का जिक्र होता है, तो बहुत से लोग जो आपको सुनते हैं वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वीर रस का, ओज का, इससे बड़ा कवि शायद ही उन्होंने कभी देखा होगा। बहुत से नए बच्चे हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, जो आपकी तरह लिखना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो देश को ईस्ट की तरह समझ लें जी। देश को ईस्ट मान, अगर वो मेरी विधा में लिखना चाहते हैं तो केवल केवल सोच में ईमानदार हो जाए। किसी पार्टी का झंडा उनके दरवाजे पे, घर पे टंगा हुआ है तो उसको जिस दिन कविता लिखें उस दिन हटा दें, उस दिन हटा दें। किसी भी झंडे के नीचे निष्पक्षता की कविता नहीं लिखी जा सकती, तिरंगे के नीचे लिखी जा सकती है। लाल हरे नीले पीले झंडे के नीचे आप निष्पक्षता की कविता नहीं लिख सकते जी। इसलिए मैं नई पीढ़ी के अपने छोटे भाइयों को, जो भी या छोटी बहनें जो इस विधा में लिखना चाहती हैं, मेरी सबको सलाह है कि कविता लिखते समय और एक महत्वपूर्ण वाक्य, और मैं समझता हूं कि आज के पूरे इस साक्षात्कार और कविता वाचन का जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण वाक्य वो ये है, नई पीढ़ी के मेरे छोटे भाइयों मित्रों, अगर ईमानदारी से कवि बनना चाहते हो तो दिल में दिमाग मत आने देना। कविता दिल की चीज है, दिमाग की नहीं है। जिसके दिल में दिमाग आ गया वो गणितज्ञ, राजनीतिज्ञ, विशेषज्ञ कुछ भी बन सकता है, कभी नहीं बन सकता। तो एक साफ तौर पर संदेश यहाँ पमार साहब ने दिया है कि अगर पमार साहब की तरह लिखना चाहते हैं तो दिल से लिखिए, दिल से सोचिए और अपनी कलम को दिल से उतारिए। और फिर जो अच्छा लगे, फिर किसी की ये चिंता मत कीजिए कि इसको कोई बुरा मानेगा, इसका कोई भला मानेगा। मैंने आपको उदाहरण दिया, मैं जीवन में जिसकी सबसे ज्यादा पूजा की वाजपेयी साहब, जीवन की सबसे कठोर कविताएं, कड़वी कविताएं मैंने उन्हीं के खिलाफ लिखी। पमार साहब, आपने इतना कड़वा लिखा, इतना कठोर लिखा, तत्कालीन सरकारों के खिलाफ लिखा, कभी कभी डर लगा? इसका जवाब मैं जो दूंगा पता नहीं कोई इस पर विश्वास करेगा या नहीं करेगा। मुझे डर क्यों लगे, किस बात का डर लगे मुझे? पद मुझे नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा मुझे नहीं चाहिए, सम्मान मुझे नहीं चाहिए। हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति हूँ जिसने घोषणा कर रखी है, सरकार का कोई भी सम्मान, कोई भी पद, कोई भी पदवी, कोई भी प्रतिष्ठा स्वीकार ही नहीं करूँगा, स्वीकार नहीं करूँगा। और मैं आज से नहीं कह रहा, मैंने 10 साल पहले कहना शुरू कर दिया था, नहीं स्वीकार। और मैंने कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं किया आज तक, अपना कहीं सम्मान नहीं होने देता मैं। तो फिर मैं डरूं क्यों? मेरा कोई छीन क्या लेगा? तो पमार साहब, आपको देश सुनना चाहता है, बहुत से मंचों ने आपको मिस किया है इस कोरोना काल में। पमार साहब ने मंच को कितना मिस किया? बहुत मिस किया है। ये मेरी दुखती रग है, ये मेरी दुखती रग है जी। मैं केवल कविता पढ़ने के लिए नहीं, जनता की तालियां सुनने के लिए तरसा हूं जी। और ऐसा लगा है कि इससे अच्छा तो ये होता कि हमको कोई जेल हो जाती। तो मैंने भी बहुत मिस किया है और ये बर्फ पिघलना शुरू हुई है। आपके चैनल के माध्यम से देश में सन्नाटा टूट रहा है। देश फिर उत्साह से अपने उस फिर जागरण की ओर, चाहे आज़ादी के पर्व के कारण, या हम ये मान लें कि हमारे सरकार के प्रयासों के कारण, या हम ये मान लें कि कोरोना पर किए जा रहे नियंत्रण की कोशिशों के सफल होने का कारण, अगर हम फिर उसी दौर में आ जाएं तो हमारी इकोनॉमी भी रफ्तार पकड़ेगी। फिर भी हमने बुरे समय में भी पूरी दुनिया के उन देशों से अच्छा किया है जो देश बहुत संपन्न कहलाते हैं। पमार साहब, 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आज देश की बात करें तो आप देश के बेटे हैं, आपके सीने में देश धड़कता है। आपको क्या लगता है, देश के हालातों को देखकर, आज के समय को देखकर, देश की परिस्थितियों को देखकर पमार की कलम कहाँ चलती? देश के राजनेता ठीक हो जाएं बस, बाकी देश में किसी भी वर्ग में कोई कमी है ही नहीं। ना हमारे वैज्ञानिक कमजोर हैं, ना हमारे छात्र कमजोर हैं, ना हमारे शोधकर्ता कमजोर हैं। हमारा कोई भी क्षेत्र, कोई भी विषय कमजोर है ही नहीं जी। हम तो केवल इन राजनेताओं की कुछ विसंगतियों के मारे हैं।
हमारे राजनेता थोड़ा सा गंभीर हो जाएं, थोड़ा सा गंभीर हो जाएं। और अगर आपका चैनल हिम्मत करे तो मैं एक बहुत और कड़वी बात बोलने जा रहा हूं। भविष्य में भारत में संसद में हंगामे होने बंद हो जाएंगे, ये बोलने जा रहा हूं। नहीं होगा एक भी दिन हंगामा, मैं ये बोलने जा रहा हूं। और दिखा सकें तो अपने चैनल के माध्यम से मेरी बात देश की जनता तक पहुंचाइए। 2 कानून बने, जिस दिन संसद नहीं चलेगी उस दिन सांसदों को भत्ते नहीं मिलेंगे। और दूसरा कठोर नियम बने, संसद ना चलने से इस बार जिस तरह 15 दिन में 200 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, और उत्तर प्रदेश में एक कानून बना है कि जो नुकसान करेगा सरकारी संपत्ति का उसी से भरपाई होगी। एक कानून और बनाइए कि संसद ना चलने से जो 200 करोड़ का नुकसान हुआ है ये इन सांसदों से वसूल किया जाएगा। परमार साहब, संसद में हंगामे की का जिक्र आप अक्सर अपनी हर कविता में करते हैं। होता है तो करता हूं, क्या करूं? कुछ पंक्तियां आप आज सुनाना चाहेंगे? मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक को लाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। कुछ चित्र दिखाता हूँ। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडलों और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सौन चिड़ैया सोली टंगई पंछी गाना भूल चले, आंख खुली तो पूरा भारत ना खूनों से त्रस्त मिला, जिनको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया। और कड़ी पंक्तियां, अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच, शुद्ध राजनीति गा रहा हूं, अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले, क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में, यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता, अरे गहरे लट्ठू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, आज पर बोल रहा हूं, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया, अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने और 2 लाइन आज ही सोची मैंने, ओलंपिक जो हंगामा करने पर पदक दिए होते, ओलंपिक ने हंगामा करने पर पदक दिए होते, भारत की संसद ने 3 मेडल जीत लिए होते, भारत की संसद ने 3 मेडल जीत लिए होते। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है तो बगला ये है राजनीति, जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है, जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं, सिंहों को म्याऊं कह दे क्या ये ताकत बिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है, कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूँ, घायल भारत माता की। और नेताओं पर सीधे सीधे बोलता हूँ, जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सब का अभिनंदन है, उनको 100-100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है, जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं, लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है भूख हिमालय
बनते हैं अपराधी भोले भाले, डाकू को पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले, डाकू को पैदा करते हैं। और अंतिम पंक्तियां इस कविता की मैं और सुनाता हूँ। सब राजनीतिक विसंगतियों पर लिखी हुई मेरी पुरानी कविताएं, और मैं खुश हूँ सोनल बिटिया कि मुझे याद आ रहा है, याद आ रहा है। मैं भी भारत की राजनीति के अपराध गिन के सुनाता हूँ आपको, और एक अंतिम पंक्ति के लिए पूरी कविता लिखी, यह एहसास कराता हूँ, सुनिए। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत मां को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माँ। बहुत खूब सोनल बिटिया, आपने बहुत सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे पूछे और मुझे काफ़ी एक्सप्रेस करने का मौका दिया। मैं जो रुका पड़ा था इतने दिन से, काफ़ी मुझे अवसर मिला कि मैं अपने मन की बात कहूँ, और जो मेरे भीतर घुमड़ता है कई बार वो बाहर आए आपके प्रयासों से, बिटिया के प्रयासों से। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत हमारे देश की जनता दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा सोचती है, इसलिए दिल को समझाने के लिए तो मंदिर चाहिए। हम कुछ मस्तिष्कों को समझा सकते थे कि जी, लेकिन देश तो दिलों से चल रहा है, देश में दिल ज़्यादा है, मस्तिष्क कम है। पंवार साहब, आज आज़ादी के जश्न के इस मौके पर देश को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, मैं तो संदेश देने का काम तो बड़े लोगों का है, सरकारों का है, विपक्षी नेताओं का है, योग्य लोगों का है, और मैं तो बस ये, क्योंकि मैं साहित्य से जुड़ा हुआ एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरा अनुरोध यही है कि हमारे समस्त साहित्यकार अपनी इस जिम्मेदारी को समझें कि हमारा काम हिंदुस्तान की इंसानियत की चेतना को बढ़ाना है, चेतना को मजबूत करना है। हम इंसानियत के बिल्डर हैं। हमारी बनाई हुई इंसानियत ऐसी हो कि कल हमको ऐसा देश मिले जिसमें विवाद नहीं हो, जिसमें झगड़े नहीं हो, जिसमें संघर्ष नहीं हो, जिसमें कोई दंगा नहीं हो, जिसमें हम सब लोग प्यार से रहें। पंवार साहब, आपको सुनते सुनते मन नहीं भर रहा, लग रहा है कि सुबह से शाम हो जाए, शाम से फिर सुबह हो जाए, और ये तराने आज़ादी के यूं ही चलते रहे, यूं ही देश की बात चलती रहे। तो हम इस कार्यक्रम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। पंवार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने धन्यवाद, आभार सबका, सभी का आभार। मेरे प्रणाम सभी इंडिया न्यूज़ चैनल के समस्त दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, और पुनः एक बार स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ।